आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मेरे साथ वो शख्स हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट के अंदर मल्टीपल डेकेड्स का एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ आज आनंद लाडा जी भी साथ में हैं। तो आज एक बहुत ही फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन होने वाली है बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ना अभी एक आप कह सकते हो कि एक इनस्टेबिलिटी का माहौल चल रहा है। रिटेलर परेशान है कि होने क्या वाला है, वीकली एक्सपायरी का क्या होगा, मंथली एक्सपायरी पर क्या होगा, स्टॉक्स का क्या होगा, मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, क्रैश तो नहीं आ जाएगा। और अगर हम देखें तो अगर हम जियो पॉलिटिक्स को देखें तो रशिया का यूक्रेन से अभी कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ, अफगानिस्तान में अभी भी तालिबान रूल है, सीरिया सॉर्ट आउट हुआ नहीं है। तो ये जो टेंशन्स है एक तरफ चल रही हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, रिटेलर को पता नहीं चल रहा कि करना क्या है, थोड़ा सा बढ़ने पे खाली करता जा रहा है। यहाँ पर हमारी पॉलिटिक्स या आप बोल सकते हो कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बोल रहे हैं मार्केट बढ़िया जा रहा है, बढ़िया जाएगा, इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी आएगी, ऑल दो बीजेपी पूरी पावर से नहीं आई। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं और ये इतनी सारी चीज़ें मैंने बहुत शॉर्ट में बोल दी, बट इसके ऊपर एक डिटेल्ड क्लैरिटी ऑडियंस को चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए अपने पैसे के साथ। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं सर, और आप इसके ऊपर लोगों को क्लैरिटी दीजिए। पुष्कर जी, पहले तो धन्यवाद फिर से मुझे बुलाने के लिए। और यहाँ पे मैं दो कैटेगराइज करूँगा। पहला जो मैं कैटेगराइज करूँगा वो है कि एक तो वो रिटेलर है जिसको इनसे कुछ लेना देना नहीं है, उनको लेना देना है 0 DTE। ओके, आज सुबह बिजनेस चालू करे और 3:30 से पहले बिजनेस बंद करे और फिर घर जाए, फिर वापस दोबारा आएंगे। तो जो अभी आप रेगुलेशन जो देख रहे हैं, रेगुलेशन उसको कर्व करने की कोशिश कर रहा है। जो पूरा कर्व करने का जो आइडिया है वो है कि 0 DTE, और जो बहुत स्पेकुलेट कर रहे हैं ट्रेड को, जो उन्होंने एक डेटा पॉइंट दिया मैं वो भी हाईलाइट करूंगा कि 257 से लेकर के 3:05 के बीच में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा वॉल्यूम वो लॉन्ग बिल्ड कर रहे हैं और स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, राइट। दोनों साइड का ट्रेड हो रहा है खाली ये 6-7 मिनट के ड्यूरेशन में। तो वो एक ट्रेडर को तो आई थिंक हम लोग ये इक्वेशन के बाहर रखते हैं, ये रेगुलेशन चेंज के बाद। अब बुरी बात यह है कि इनको कब करने के चक्कर में रेगुलेटर सबके लिए जो रूल ऑफ द गेम था उसको बदल रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो बीएसई में सिर्फ एक एक्सपायरी रह जाएगी, एनएसई में एक एक्सपायरी रह जाएगी, बाकी सिर्फ मंथली एक्सपायरी। अभी तो वैसा ही प्रपोज्ड है। अगर आप देखोगे तो जो प्रपोजल है एसएबी का वो वैसा ही है कि वीकली एक्सपायरी एक एक्सचेंज एक ही रख सकता है। तो बीएसई के पास एक, एनएसई के पास एक, इज द एक्सपेक्टेशन। और अब होगा ये कि जो रिटेल है जो कंटिन्यूसली ट्रेड करता था वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, बिकॉज लॉट साइज जो आज 6 लाख का है निफ्टी में वो इवेंचुअली 30 लाख हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा मार्जिन आप लाओगे कहाँ से? और लेकिन जो सोफिस्टिकेटेड जो ट्रेड कर रहा था उसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो गया, बिकॉज अगर मैं लेट्स से अगर मैं एवरेजिंग करता था या मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करता था तो मुझे तो वो पार्शियल प्रॉफिट हर बार 30-30 लाख का करना पड़ेगा। तो जो लॉट साइज है वो इतना अनइवन है कि जो छोटा ट्रेडर है उसके पास इतना बड़ा कैपिटल होना, मतलब उसके पास एक ही चॉइस है, ट्रेड लो और एग्जिट करो। फिर वो एवरेजिंग करना और प्रॉफिट बुक करना ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। स्ट्रैटेजी में हेज बनाना डिफिकल्ट होगा। तो आई थिंक बहुत सारे रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं। और जियो पॉलिटिक्स की जो हमने बात की और जो बाजार और बाजार का स्टेबिलिटी, तो बाजार तो काफ़ी अच्छा अभी तक चल रहा है। बट मुझे लगता है कि ये जो मल्टीपल वॉर्स हम लोग थोड़ा सा वेस्ट साइड में देख रहे हैं, ये इवेंचुअली अगर ईस्टर्न डायरेक्शन में अगर लेट्स से ताइवान और बाकी अगर हमारे एशिया के तरफ थोड़ा और बढ़ना शुरू होता है तब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कंसर्निंग हो जाएगा, जो कि दिख भी रहा है कि इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट होता जा रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ एटलीस्ट कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर होता है तो फिर बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा। लेकिन अब एक चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जो रिटेल है उसको अब ये समझ जाना चाहिए कि जो नए रेगुलेशंस आ रहे हैं उसके बाद वीकली एक्सपायरी से थोड़ा सा भटना पड़ेगा और मंथली एक्सपायरी की तरफ थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा। तो स्टॉक ऑप्शंस में जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो काफ़ी कम था और मुझे लगता है इतना ख़राब भी नहीं है, बिकॉज स्टॉक ऑप्शंस में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे इंडेक्स में आप देखोगे सब लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा हमको वहाँ पे कमाने का? तो कमाने का अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम हो गया था। वही स्टॉक ऑप्शंस में थोड़ा रिस्क फैक्टर है, बिकॉज अनसिस्टमैटिक रिस्क है। कोई एक स्टॉक के ऊपर कोई न्यूज़ आ सकता है और हो सकता है सब कुछ गलत चला जाए। लेकिन इन जनरल आप देखो वोलेटिलिटी अच्छा होता है, जो लार्ज कैप है वहाँ पे लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है मंथली एक्सपायरी, पोजिशनल ट्रेड, पोर्टफोलियो बिल्डिंग जो हम पहले किया करते थे अब वही करने का समय फिर से शुरू हो गया। मतलब जो इनिशियली हम लोग ऑप्शंस को हेजिंग के लिए यूज करते थे या फिर प्रॉपर पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए यूज करते थे वो वापस से यूज करेंगे। तो मैं इसमें एक बहुत अच्छा बात बताता हूँ। हाँ। आप लोग ने सब लोग ने देखा 90% ट्रेडर पैसा लूज करते हैं, ये सभी ने बोला। आप अग्री करते हो? 90% लोग जो ट्रेडर्स हैं वो पैसा लूज करते हैं, राइट, एफएनओ में। बट आप लॉजिकली सोचो, ऑप्शंस इज मेंट टू मेक लॉसेस,
क्यों? क्योंकि व्हेन वी आर सेइंग कि इट इज एन इंश्योरेंस, आप अपनी जिंदगी में हेजिंग की कॉस्ट दे रहे हो, हेजिंग की अगर कॉस्ट दे रहे हो। अगर किसी ने अपनी जिंदगी में इंश्योरेंस लिया लेट्स से 30 साल के लिए और वो 30 साल में नहीं मरा तो क्या लॉस हो गया? नहीं हुआ ना लॉस। बट तो आप अपना रिस्क को hedge कर रहे हो। दूसरी साइड देखता हूँ ना कि आप कह रहे हो 90% लोग गवा रहे हैं, 10% बना भी तो रहे हैं, बना रहे हैं और इट इज अ जीरो सम गेम। नहीं, 10% नहीं, ज्यादा बना रहे हैं। उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। आपने एक स्टॉक का पोर्टफोलियो, लेट्स से आपका 1 करोड़ का एक पोर्टफोलियो है। अब आपने बोला कि मुझे इस पोर्टफोलियो में बाजार यहाँ से गिरने का रिस्क लगता है, तो आपने जाकर के हेज कर लिया। हेज अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो आपने जाकर के हेज कर लिया। तो आपका तो हमेशा इंटेंशन यही था कि हेज का कॉस्ट आप दोगे, तो वो जो ऑप्शन ट्रेड है उसमें तो हमेशा से ही लॉस वाज द एक्सपेक्टेशन। बट ऐसा ट्रेड लोग नहीं करते ना सर, लोग तो स्पेक्युलेट ही करते हैं। जो आपने बोला कि 257 से जो वॉल्यूम बिल्ड होना शुरू हो रहा है वो किसका हो रहा है? जो 3 बजे मूव एक्सपेक्ट कर रहा है। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कंबाइन करोगे ना, राइट तरीका क्या है कि आप अपना जो होल्डिंग है उसका रिटर्न। अरे होल्डिंग है किसके पास सर? होल्डिंग आपके पास है, मेरे पास में। आप समझो, जो ऑप्शंस में रिटेल ट्रेडर्स है, मैं बात करता हूं तो मैं लोगों को कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि आपका जो भी इनकम है, मंथली इनकम, उसका कम से कम 10 गुने का आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, और उसके बाद आप ट्रेडिंग का डिसीजन लो। ठीक है, ये मैं लोगों को गाइड करता हूं जनरली। और फिर मैं जब लोगों से पर्सनली बात करता हूं, होता ही नहीं है लोगों के पास पोर्टफोलियो। बट ये जो इसको 11% है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेता हूँ। आपकी बात से मैं ज्यादा एग्री कर रहा हूँ कि यार हो सकता है वो परसेंटेज 10 से बढ़ के 15 का हो जाएगा, बट उससे ज्यादा नहीं होगा जो प्रॉफिटेबल 15-18 हो जाएगा शायद, बट उससे ज्यादा नहीं होगा। तो वहां पे पुष्कर की बात ठीक हो गई। बट मोर देन दैट, मुझे लगता है लाइफ में सब जगह सक्सेस सिर्फ टॉप 20% को मिलती है। अपनी क्लास में भी कौन सक्सेसफुल होता है? 20 भी कहाँ मिलती है भाई? तू सीए है, कितने लोग सीए हैं? तो एग्जैक्टली ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग में नहीं, हर जगह ये अप्लाई होता है कि टॉप 10% का सबसे ज्यादा पैसा रहेगा या सबसे ज्यादा वो सक्सेसफुल रहेगा। अब जब जितने बच्चे गली में क्रिकेट खेलते हैं वो सब धोनी बनना चाहते हैं, वो सब कोहली बनना नहीं बन चाहते हैं। सकते। अरे इंडिया की टीम में तो 11 ही जाएंगे, फिर रणजी में उससे कमाएंगे। तो मतलब क्रिकेट बंद कर दे? एंटरप्रेन्योरशिप देख लो, एंटरप्रेन्योरशिप में भी लोग आते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर गवा देते हैं, तो क्या हम एंटरप्रेन्योरशिप बंद कर दें? मेरे बच्चे के स्कूल में टॉप 3 में नहीं आया, तो क्या मतलब उसको स्कूल जाना बंद कर दूं बिकॉज वो रैंकर नहीं था या बिल्कुल वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया? सो आई फील डिफरेंट चीजों को देखने का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। अब हम रियलिटी पे आते हैं कि भाई हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि वीकली एक्सपायरीज बंद होने के पास में है। ये कब तक लग रहा है आपको कि सेबी इसके ऊपर पूरा स्ट्रिक्टनेस लेके मुझे लगता है implement कर देगी? अक्टूबर में हो सकता है कि दिवाली गिफ्ट फाइनल मिल जाएगा सबको। हाँ, फाइनल गाइडलाइन आ जाएगा अक्टूबर में कि इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और 2 फेज में इम्प्लीमेंट होगा। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो 15 लाख का होगा, फिर 30 लाख का होगा। तो अब हमें करना क्या है? एज अ रिटेल ट्रेडर बात करते हैं। सो मुझे लगता है कि अनंत जी, अब हमें थोड़ा सा मंथली ऑप्शन वापस रिवाइज करना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है बाजार में नए आए होंगे, जिन्होंने मंथली ऑप्शन कैसे बिहेव करता है वो उन्होंने देखा ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम मंथली ऑप्शन का बिहेवियर को वापस से ब्रशअप करते हैं कि उसमें होता क्या है। तो मैं कंसेप्ट बताता हूँ। तो अब मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो रिटेल है उसको अब आना चाहिए मंथली ऑप्शंस की तरफ, और थोड़ा सा हमको बिहेवियर मंथली ऑप्शन का वीकली से बहुत अलग होता है। तो वो हमको समझना जरूरी है कि किस तरह से मंथली ऑप्शन ट्रेड होता है। और अच्छी बात यह है कि मंथली ऑप्शंस का हिस्ट्री बहुत पुराना है, बहुत समय से, सालों से मंथली ऑप्शंस तो चलता ही जा रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि इसमें वीकली ऑप्शन और मंथली ऑप्शन में डिफरेंस क्या है। तो जब पहले हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज़ जो हम बात करते हैं वो है थीटा। तो एकदम सिंपल मैं समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाला हूँ। बट जो थीटा है, जब आप वीकली में ट्रेड करते हो, आप एक्सपायरी डे को लेट्स से जाकर के जो सेलर्स होते हैं वो बेचते हैं, और जनरली बायर्स जाके बाई नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि थीटा काफ़ी फास्ट एक्सेलरेट होकर के डिप होने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाता हूँ, और वो मंथली ऑप्शन का थीटा कर्व है जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मंथली ऑप्शन का जो थीटा कर्व है वो कुछ इस तरह का दिखता है। बिल्कुल ठीक है। जिसमें कि 13 दिन जो है वो एक फर्स्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, जिसका मतलब ये है कि 13 दिन से ज़्यादा जब एक्सपायरी को बचा है, जैसे आज अगर हम देखें 1 सितंबर है, तो अभी एक्सपायरी को काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो 13 दिन से ज़्यादा एक्सपायरी को, तो ये एक फेज, लेट्स से हम बोलते हैं कि एक फेज 1 ऑफ द एक्सपायरी है। फिर 13 से लेकर के 6 दिन जो होता है वो फेज 2 ऑफ द एक्सपायरी, जहां पे थीटा फिर से डिक्लाइन होना चालू हो, डिप मारता है, डिप आना धीरे धीरे चालू हो गया है। तो 13 दिन से ज्यादा एक फेज है, 13 से 6 दिन का एक फेज है, एंड लेस देन 6 डेज का एक फेज है, जहां पे हम देख रहे हैं कि थीटा जो है वो कोलैप्स होना चालू हो जाता है। तो अब हम इसको, इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। 13 दिन से ज्यादा बचा है कि नई एक्सपायरी को हम देख रहे हैं, 13 से 6 दिन और 6 से कम। अब हमें ये 3 फेज में अलग अलग स्ट्रैटेजी को हमको डिवाइड करना है। तो पहला जो फेज है, जब 13 दिन से ज़्यादा बचा है, उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें ऑप्शन, हमको पता है कि थीटा कम डिके हो रहा है, तो वी शुड बी एन ऑप्शन बायर। आप वहाँ पे ऑप्शन सेल करके ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे, बिकॉज
जितना आपको थीटा का गेन मिलेगा उससे ज्यादा आप डेल्टा का रिस्क ले रहे हो, राइट। कि शायद आपका मूवमेंट आ जाएगा। इसको एक्सप्लेन भी करोगे? करें इसको हाँ explain थोड़ा सा? बिल्कुल कर सकते हैं कि डेल्टा मतलब लोगों को समझना है कि जैसे ही मतलब आपको ये समझना है कि अगर कोई डायरेक्शन आई, मार्केट ऊपर गई या नीचे गई, तो हम क्या करते हैं जब हम एक जीरो डी करते हैं, तो अगर ऊपर और नीचे थोड़ा बहुत मूवमेंट भी आता है तो बिकॉज ऑफ द थीटा प्रीमियम मेल्ट होते हैं, तो सेलर प्रोटेक्ट हो जाता है। बट अगर एक्सपायरी बहुत दूर है, लेट से सिर्फ अभी 5 ही दिन हुए हैं, 25 दिन रहते हैं, तो डेल्टा की वजह से मूवमेंट बहुत फास्ट आएगा, प्रीमियम चेंज हो जाएंगे, और प्रीमियम चेंज होने से अगर आप सेलर हो तो आपको लॉस होगा। और आप तो मंथली की बात कर रहे हो, जब मैंने शुरू किया था पहले मैंने वीकली, फिर बाई वीकली, मंथली, क्वार्टरली, मैंने ईयरली ऑप्शन करे। अब क्या हुआ, मैंने ईयरली ऑप्शन पे जाके आयरन कॉन्डर बना दिया। मेरे को रेंज इतनी बड़ी मिल गई है कि भैया कहीं पे भी मूवमेंट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी रेंज में। अरे थोड़ा सा मूवमेंट आया, मैंने कहा लॉस क्यों आ रहा है तो वो मेरे आयरन कॉन्डर के अंदर ही। तो क्या होता है, वीकली और मंथली एक बार को फिर भी झेल जाते हैं। अगर आपकी एक्सपायरी दूर है तब समझ आता है भाई विक्स क्या चीज है, क्योंकि अगर विक्स बढ़ा तो ये नेक्स्ट एक ग्रीक हो गया, तो डेल्टा से भी पिटाई हुई, और अगर विक्स बढ़ गया तो भी पिटाई हुई, और जबकि आपकी रेंज के अंदर अगर आप रुकोगे तो पैसा बनेगा। और अभी तक गामा की तुमने बात ही नहीं बात ही करी, नहीं की। और वो जो सबसे डेंजरस हो गया यहाँ पे। राइट, गामा लास्ट में जब 6 दिन से कम पे आएंगे तब हम गामा पे वापस आएंगे। राइट। तो अब यहाँ पे मैं इन जनरल एकदम मुझे लगता है ना, ऑप्शंस ट्रेडिंग को ज़्यादा हमको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखना भी नहीं चाहिए। ये बेसिक गलती अगर हम नहीं करेंगे तो वैसे भी बहुत हद तक हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो अब ये वापस आते हैं कि 13 दिन से अगर ज़्यादा बचा है तो हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन बायर बनना है। अब हम जब ऑप्शन खरीदते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम लेट्स से पेरिशेबल कोई चीज़ खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं या फल आप खरीद रहे हैं, तो आप उसको बहुत ज़्यादा दिन तक तो अपने घर पे नहीं रख सकते हो। अगर आप चावल खरीदते हो सकता है आप उसको 3 महीना 6 महीना भी रख लो, लेकिन जब आप सब्जी खरीद रहे हो तो आपको थोड़ा एक लाइफ स्पैन है। तो ऑप्शंस का हमें लाइफ स्पैन समझना जरूरी है कि लाइफ स्पैन क्या है। तो मुझे जो डेटा जो बताता है वो ये बताता है कि अगर 13 दिन से ज़्यादा बचा है एक्सपायरी को और आप ऑप्शन बायर हो तो मैक्सिमम जो आपका होल्डिंग पीरियड है वो है 5 दिन का। अगर आप 5 दिन से ज़्यादा ऑप्शन को होल्ड कर रहे हो तो चाहे कितना भी अच्छा आप फोरकास्ट करते होगे, बट आप मैथ के अगेंस्ट हो और इवेंचुअली आप लॉसेस बनाओगे। तो आपको 5 दिन, ब्रिलियंट पॉइंट, 5 दिन एकदम बस बहुत सिंपल मैथ्स है, एकदम सिंपल सा मैथ्स है। ये 5 दिन के आगे बहुत ही बड़ा आपको लगता है कि मतलब टाइम डीके भी होने लग तो छठा दिन आ जाएगा और उसके बाद आपका मैथ आपके अगेंस्ट है, सीधा थीटा गिरना शुरू हो जाएगा बहुत रैपिडली। तो आपको अगर अपना फोरकास्टिंग को सही में बचाना है तो 5 दिन। अब 5 दिन से ज़्यादा अगर मुझे स्ट्रैटेजी को रखना है तो क्या होता है, अगर मुझे सब्जी को ज़्यादा दिन रखना है तो मैं क्या करूँगा, फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीजर में रखेंगे तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लेट्स से बुल कॉल स्प्रेड, या स्प्रेड कर दो या फिर उसे बुक करके नेक्स्ट एक्सपायरी पे। बट फिर नेक्स्ट एक्सपायरी से लिक्विडिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं पूरा महीना की। अब अगर मैं ये बता रहा हूँ, अगर हमारे पास मंथली एक्सपायरी आएगी तो आज लिक्विडिटी कम मिल रहा है, बट जब हमारे पास मंथली टू मंथली एक्सपायरी होगी और ये एक्सपायरी बिल्कुल ही पास आ गई, अब बचे ही 5 दिन है, तो अगली एक्सपायरी पे लिक्विडिटी बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। सो मैं अभी 13 डेज एंड मोर की बात कर रहा हूँ। 13 एंड मोर में थोड़ा सा टाइम है। तो बहुत सिंपल जो तरीका होगा कि आप उसको बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर दो, जिसका मतलब है कि अब आप थीटा दे रहे हैं लेकिन कहीं से मिल भी रहा है तो एडजस्ट हो गया। 2.5 का रेशियो, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ गया आपने टाइम खरीद लिया कि अब मैं ये ट्रेड में थोड़ा टाइम रह सकता हूँ। तो ये जो सिंपल सा चीज़ है पहले तो वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये रेंज में हमें ऑप्शन बेचना ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन हम इसलिए नहीं बेचना चाहते। तो मैं सेलर के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ, आपने बेचा, आपको क्या मिलना था, थीटा, जो गिर ही नहीं रहा, राइट। लेकिन अगर मूव आया तो आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा बिजनेस क्यों करें जब कुछ प्रॉफिट होगा ही नहीं लेकिन नुकसान हो सकता है, तो वो रिस्क रिवॉर्ड तो जस्टिफाई नहीं होता। अब हम आते हैं सेकेंड फेज में, जो 13 दिन से लेकर के 6 दिन एक्सपायरी का बचा है, उस फेज में आते हैं। अब ये टाइम है जब ऑप्शन राइटर को एक्चुअली मुझे लगता है कि रेगुलेटर ने पहला 13 दिन के लिए तो राइटर को छुट्टी दे दिया कि आप चले जाओ, आराम करो, आप आओ, जब 13 दिन बचा होगा एक्सपायरी का तब आप वापस आओ। तब आपका थीटा डीके होना शुरू हो जाता है। तो आइडियली ऑप्शन राइटर उस टाइम पे बेचेंगे। और बायर का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, तो बायर को अपना टाइम ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग कम करना पड़ेगा। अब वो 5 दिन नहीं होल्ड कर सकता है, तो अब उसका जो मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड है वो होगा 3 दिन का। 3 दिन से ज़्यादा अगर उसने होल्ड किया तो फोरकास्टिंग उसका पिट जाएगा, उसको रिटर्न वहाँ पे दिखेगा ही नहीं। तो 3 दिन बायर के पर्सपेक्टिव से और सेलर के पर्सपेक्टिव से अब आप इसको होल्ड करेंगे टिल एक्सपायरी, कोई दिक्कत नहीं है। आप हेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मतलब संजीव कपूर ने बोला था कि स्वाद अनुसार नमक डालें, तो वैसा ही है यहाँ पे, आपको हेज करना है नहीं करना है वो तो रिस्क मैनेजमेंट, वेरी लॉजिकल, राइट। अब आते हैं हम लास्ट फेज की बात करते हैं, जो कि फेज 6 डेज एंड लेस लेफ्ट टू एक्सपायरी की हम बात कर रहे हैं। अब ये फेज में आपको जानना बहुत जरूरी है कि ऑप्शन बायर हो, आप थीटा तो कोलैप्स कर रहा है, आप देख रहे हो ग्राफ पूरा स्टीप नीचे जा रहा है,
इसका मतलब है कि थीटा कोलैप्स कर रहा है, तो आपका होल्डिंग पीरियड होना चाहिए 1 दिन का, या तो आप 1 दिन, अब यहाँ आपका पॉइंट आता है कि नेक्स्ट एक्सपायरी। अब अगर आपको लगता है कि आपको फिर भी बाइंग करना है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में जाकर के खरीदो, या तो सेम एक्सपायरी करना है तो 1 दिन का आपका होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। और ये अल्टीमेटली जहां पे कोलैप्स हो रहा है वो ऑप्शन राइटर का कमाने का जगह है, राइट? जो हम इसीलिए देख रहे हैं कि वीकली ऑप्शन में इतना ट्रैक्शन क्यों। बट उसमें कमाने की जगह तो है, बट अब अगर यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब गामा का रोल आ जाएगा। मैं उस पे बस आने ही वाला था। और मैं एक और चीज यहाँ पे लिखने वाला हूँ 3, जिसका मतलब है 3 days लेफ्ट टू एक्सपायरी। तो गामा जो है ना, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्लीपिंग हल्क, और हिंदी में बोलता हूँ कुंभकर्ण। अगर जाग गया तो होता ही रहता है, लेकिन वो मंथली ऑप्शन के लिए कब जागता है? जब 3 दिन बचा होता है एक्सपायरी का। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, गामा मतलब भी समझाओ ना थोड़ा सा शॉर्ट में, एकदम एक क्विक एक लाइन में। सो इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इज गामा। सो मैं फील कराता हूँ गामा को, समझाता नहीं हूँ, फील कराता हूँ। तो लेट्स से आपको लगता है कि बाजार यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, ठीक है, या लेट्स से 1000 पॉइंट लेता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि अब 25,000 का निफ्टी हो गया तो काफी बड़ा हो गया। आपको लगता है बाजार 25,000 से 26,000 हो जाएगा। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन 26,000 एक हफ्ते में होता है और 26,000 कल ही खुलता है? और बहुत बड़ा फर्क है। रेट ऑफ चेंज उसको बोलते हैं गामा। फील हुआ ना? हाँ, कल ही खुल गया। अगर वो पता किसे फील होगा? जो बेच के गया है जो 25,000 को राइट करके गया कॉल ऑप्शन को, बस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। तो अब आपने सही उसको पकड़ भी लिया कि किसको ज्यादा फील हुआ, राइटर को। तो गामा राइटर के लिए लॉस मेकिंग है 100%, और बायर के लिए बेनिफिशियल है। तो गामा का मतलब है कि कोई चीज ऊपर जा रही है, लेकिन कितना फास्ट ऊपर जा रही है, दैट इज गामा। इसको मैं शॉर्ट में समझाऊं तो आखिरी के जब 5 दिन बचे तो ऑब्वियसली आपका टाइम डीके बहुत ज्यादा होगा। तो इस समय एज एन ऑप्शन बायर आप तभी कमा सकते हो जब रेट ऑफ चेंज बहुत ज्यादा हो, जो गामा होता है। और इसे और भी शॉर्ट में समझाता हूँ। अभी आप 0DT पे देखो, लास्ट में 1-1, 2-2 रुपए के ऑप्शन हो जाते हैं। वो प्रीमियम, उसमें सिर्फ अब जो है इंट्रिंसिक वैल्यू रह गई, उसमें डिके के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो जैसे ही वो 1-1, 2-2 रुपए के ऑप्शन अगर मूवमेंट आया तो वो फटेंगे, और किसी ने 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए बेच रखा कि वो जीरो होगा। बट अगर वो 100 पॉइंट का मूवमेंट आया तो 3 की चीज सीधा आपको दिखेगी 120 थोड़ी देर के लिए, वो 100 को भी पार कर जाएगी 100 पॉइंट के मूवमेंट से ही। वो इतनी, क्योंकि फ्रीक्वेंट मूवमेंट आया, एक सिंगल कैंडल से मान लो एक बड़ी रेड कैंडल बन गई, तो 3 रुपए का ऑप्शन आपको दिखा यार एकदम से 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये जो हुआ, इसमें क्या ये हो भी क्यों रहा है? आज की रेट में होता क्या कि जो सेलर्स होते हैं वो अपना SL भी लगा के रखते हैं। तो अब 3 रुपए पे किसी ने बेचा था, उसने 6 रुपए पे SL लगाया था, किसी ने फिर जाके 6 पे बेच दिया, उसने 12 पे SL लगा दिया। तो अब चेन रिएक्शन से क्या होता है, SL पे जब SL हिट होता है तो मूवमेंट और बड़ा आता है, क्योंकि सारे सेलर्स का नुकसान हो रहा है। और यही गामा ब्लास्ट फिर बायर को दिखता है, अरे आज अगर मैंने ये ऑप्शन खरीदा होता तो आज मैंने अगर इस ऑप्शन में 1 लाख लगाए होते तो सीधा 1 करोड़ बन गया होता। और वो देख के लोग रोज आके लॉटरी टिकट खरीद, रोज आके लॉटरी, वो है कुंभकर्ण, वो जागेगा, जागता बट तो कभी है। कभी, हाँ, जब रावण बुलाएगा उसे जाग जाएगा वो। तो कभी कभी जागता है। तो आई थिंक गामा है ना, मैं बट इसके बावजूद भी बता दूं, गामा जागेगा। बट आजकल क्या हो गया है कि अभी खासकर 0DT पे ये रामचंद्र जी आ जाते हैं, तीर मारते हैं गामा को, वो 100 से फिर से 2 रुपए पे लाके 0 कर देते हैं। तो अल्टीमेटली कुंभकर्ण को भी मरना है। तो गामा सस्टेन करेगा नहीं करेगा, ये भी बहुत बड़ी चीज है कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया और आपको दिखा कि 1 करोड़ हुआ और फिर आके वो 1 करोड़ भी 0 हो गया, विच इज डैम प्रैक्टिकल हो ही रहा है। और ये जब मंथली एक्सपायरी भी होगी तब भी ग्रीक्स ऐसे ही काम करेंगे। अगर मूवमेंट ऐसा हुआ और जब एक्सपायरी है तो वो कभी कभी तो प्योर पैसा दे देते हैं बैठे बैठे, हम सेल करके सो जाते हैं, पैसे आ जाते हैं, और कभी कभी वो आपको आउट करते हैं। तो मार्केट में तो रैंडमनेस है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मार्केट को ऐसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आप आज नहीं बोल सकते कि आज बिल्कुल ही शांत रहेगी या आज ये होगा, तो इट इज रैंडम, बिकॉज बायर्स और सेलर्स दोनों का पार्टिसिपेशन है और दोनों मिला के मार्केट को मूव कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं गामा थोड़ा सा और समझाता हूँ चार्ट के थ्रू, तो थोड़ा सा मतलब मैं ड्रॉ करके बताता हूँ गामा के। हाँ हाँ, मतलब अब डिस्कस हो रहा है तो कर ही लेते हैं। मतलब जो ऑप्शन वाले लोग हैं ना, उनको ऑप्शंस इतने पसंद है कि आओ बैठो पूरे दिन हम एक ग्रीक पे पूरे दिन बात करते हैं। चलो। और मेरा एक जनरल प्रॉब्लम भी है ना, मैं जितना कॉम्प्लिकेट मतलब सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पहुंच ही जाता हूँ। तो थोड़ा सा मैं सिंपल ही रखूंगा मैं, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। बट मैं सिर्फ चार्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ गामा कैसा दिखता है। राइट। कुछ इस तरह से गामा आपको जनरली एक्सपायरी के टाइम पे, एक्सपायरी के पहले इस तरह से दिखता है, लेकिन 3 दिन जब बचा होता है तो आपको इस तरह का गामा दिखता है, जिसका मतलब है कि अचानक से हो जाता है। हाँ। कब बहुत ज्यादा स्टीप हो गया, राइट।
तो अब इन सारी चीज़ों को अब हम कंबाइन कर देते हैं कि करना क्या है, राइट। तो करना बहुत सिंपल है कि आपको, लोगों को लगता है कि मैं कल बाजार कहाँ जाने वाला है, अगर ये प्रेडिक्ट कर लूँ तो उससे बहुत पैसे बन जाएंगे। 1 घंटे में बता दो। 1 घंटा 1 घंटा ही बहुत है, आप मुझे 1 घंटे का बता दो कहाँ जानी है, मैं एक ही दिन में अंबानी बन जाऊंगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैं अगर जान जाऊं कि बाजार कहाँ जाने वाला है, तो इसलिए सब एक दूसरे को क्या पूछते हैं, बाजार क्या लग रहा है। बट एक्चुअली पैसा बनाने के लिए ना मैथ्स इंपॉर्टेंट है। मैथ्स इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स ये बताता है, अब मैं समराइज कर रहा हूँ इसको, कि फेज 1 जब 13 दिन से ज़्यादा बचा है एक्सपायरी को, तब आप मंथली एक्सपायरी में अब आप ट्रेड कर रहे हो तो आप ऑप्शन बाइंग करो 5 दिन के लिए। 13 दिन से 6 दिन आप राइटिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप बायर हो तो हमेशा बुल कॉल स्प्रेड करो और 2-3 दिन का करो, राइट। आप बुल करो, खड़े रह सकते हो, आप बुल कॉल करो या बियर पुट करो, कहने का मतलब आप डेबिट स्प्रेड्स बना लो डायरेक्शन के तौर पे। थीटा कम पे करना, हाँ, थीटा कम पे करना। कम थीटा पे करने वाला स्ट्रैटेजी वो आप एग्जीक्यूट करो। और 6 दिन से अगर कम बचा है तब आप बायर हो तो आप रेशियो कॉल स्प्रेड कर सकते हो, जहां पे आपको एक के सामने आप 2 बेच रहे हो, लेकिन वो स्ट्रैटेजी सेंस बनता है। अगर आपको उतना रिस्क नहीं लेना है तो बटरफ्लाई में आप एक के सामने 2 बेच रहे हो, लेकिन एक और आप हेज कर रहे हो। तो अगर आपने खाली अपने लाइफ में इतना चेंज कर लिया ना कि ये 3 और मैं टाइम सेलर हूं तो आखिरी में सेलिंग आराम से करूं। 13 दिन बचा है तब मुझे सेलिंग चालू करना है। और जब आइडियली देखा जाए तो जब 3 दिन बचा है एक्सपायरी का, वो स्वीटेस्ट टाइम है, वहीं पे मुझे ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए। और लास्ट का जो 3 दिन है वहाँ पे हो सके तो मुझे हेज रखना चाहिए पोजीशन, मतलब बेचना है लेकिन थोड़ा हेजिंग के साथ, ताकि कोई एबनॉर्मल मूव के चलते ऐसा नहीं हो जाए कि पूरा अकाउंट ही ब्लो अप हो जाए। तो इतना चेंज हमको करना है। अच्छा चलो, मैं वियर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं वियर्ड आदमी हूँ तो मैं वियर्ड क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं तो डे 1 से सेलर हूँ, ठीक है, अब है मंथली एक्सपायरी और मेरा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। देखो थीटा तो रोज मिलना है, ये तो क्लियर है, उसका कर्व जैसा भी हो शार्प स्टीप लास्ट में होगा, बट थोड़ा बहुत थीटा तो रोज मिलेगा। सो अगर मैं आके स्टार्टिंग से जब से मंथली एक्सपायरी शुरू हो गया, अभी मैं वीकली पे कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। अभी मैं वीकली की बात करता हूँ, तो मैं हर दिन आके बैंक निफ्टी सेल करता हूँ। आज एक्सपायरी है या नहीं है, इट डजंट मैटर। वेंसडे गया, थर्सडे को भी बैंक निफ्टी, फ्राइडे को भी बैंक निफ्टी, मंडे को भी बैंक निफ्टी, हर दिन बैंक निफ्टी। प्रीमियम बड़ा है, उसमें कुछ ना कुछ मिलता है मुझे, ठीक है। अब अगर ये मंथली ऑप्शन होगा, मैं तब भी वो ढीटी हूँ कि मैं तो आऊँगा और कॉल और पुट दोनों बेचूंगा और एक स्टॉप लॉस रख के इंटरडे के अंदर बेचूंगा, ठीक है। मैं सेलर हूँ, हम लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं यार, करना भी चाहिए ना, तो बेचेंगे तभी तो लोग खरीदेंगे। तो मैं आके रोज सेम चीज करता हूँ। एक्सपायरी दूर है, एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी हो सकता है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बचे तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी ना बचे। जैसे आपने बोला कि एनएससी के पास एक ही होगा, या तो निफ्टी होगा या बैंक निफ्टी होगा। तो मैंने आके क्या किया, मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी चूज कर लिया और मैं पूरे महीने के लिए करता हूँ। तो क्या मुझे स्टार्टिंग में भी कुछ थीटा मिलेगा? मूवमेंट से जाएगा, मुझे पता मूवमेंट से आएगा, बट मूवमेंट नहीं आया आज। मान लो स्टार्टिंग के 5 दिन है, 1 2 3 4 5 5 डेज है फर्स्ट वीक, अल्टीमेटली तो 5 ही दिन होते हैं ट्रेडिंग के, है ना, तो महीने में 20-21 दिन बचते हैं। तो जो स्टार्टिंग के 5 दिन है, मैंने आके सिर्फ और सिर्फ कॉल और पुट बेचा, दूर का बेचा, स्ट्रैंगल बेचा। विल आई मेक मनी और नॉट? मैं ट्राई करूँ इसका आंसर आपसे पहले, ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैं मेरे एजम्पशन से बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से अगर अपन ये रेगुलरली करेंगे तो अपन लॉस में रहेंगे। अगर मैं 6 महीने तक रेगुलरली कर रहा हूँ ना, मेरा नहीं बैठ पाएगा। मैं तो प्रॉफिट में हूँ। आप वीकली कर रहे हो, आप वीकली कर रहे हो, इसलिए मैं वीकली कर रहा हूँ, मंथली में अगर, बट मैं मंथली में भी बात करता हूँ। चलो आप बोलो। तो मेरे सामने जो चार्ट खुला है ना, वहीं पे आंसर लिखा हुआ है। आप बताओ। तो मैंने लास्ट फेज 3 जो बोला था वो क्या था, 6 दिन और कम। हाँ, तो उसका मतलब क्या होता है, वीकली एक्सपायरी। वो तो मैं कर ही रहा हूँ। जहाँ पे मैंने इसलिए पहले आप- बोला इसलिए थीटा आप- गिर रहा है, इसलिए आप पैसा तो कमा इसलिए पा आप रहे हो। पैसा बना पा रहे हो। लेकिन ये जो कर्व है वो मंथली में 13 दिन से कम का एक्सपायरी पे चालू होता है। तो अगर आप 13 दिन या उससे कम बचा एक्सपायरी और कर रहे हो, हाँ, तो आप रोज कर सकते हो। राइट, उसके पहले तो मुझे नहीं लगता। नहीं कर सकते। तो मतलब अभी क्या है कि वीकली पे इट इज वर्किंग फैंटास्टिक, ठीक है। वो जिस दिन लॉस होता है अगले दिन कवर हो जाता है, और अगर एक्सपायरी होती है तो डबल आ जाता है पैसा, तो वो 2 दिन का लॉस कवर करता है। तो ये स्ट्रैटेजी वीकली पे परफेक्ट है, क्योंकि वो थीटा आपके फेवर में है, गलेगा ही गलेगा। मंथली पे मुझे समझ आ रहा है कि मंथली पे डेल्टा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और फिर विक्स जिसकी अभी हमने बात नहीं करी, तो विक्स लोगों को नहीं समझ आ रहा। बट अगर जो हम जिन टेंशन्स की बात कर रहे हैं, बट उससे फायदा नुकसान दोनों ही जुड़ा हुआ है, वो रैंडमनेस है। तो आई हैव नॉट डन इट येट, बट मंथली पे उसे एक्सपेरिमेंट करना है। तो होने क्या वाला है, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, इट्स अबाउट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग सिमिलर स्ट्रैटेजीज। सो वो क्या करेंगे, फिर वो वीकली पे आके यही करेंगे। जैसे अब निफ्टी का वीकली बचेगा, तो निफ्टी पे वीकली आके करेंगे, क्योंकि वो 6 डेज और लेस वाली बात आ जाएगी।
और फिर जब बैंक निफ्टी पास आने वाली होगी 13 दिन रह जाएंगे तो 2 हफ्ते बैंक निफ्टी 2 हफ्ते निफ्टी, कुछ ऐसा होगा क्या? सो मुझे लगता है एक तो जब मंथली एक्सपायरी वीकली होगा, मतलब लास्ट वीक में है, तब तो एक्टिविटी आपका जो वीकली ऑप्शन का वैसा ही रहने वाला है। ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोग एक चीज कंसिडर अभी भी नहीं कर रहे हैं कि जो लॉट साइज चेंज होने वाला है उससे कितने लोग ऐसे हैं जो इतना मार्जिन सपोर्ट कर पाए। मैं इसी पे आ जाता हूँ, मार्जिन रिक्वायरमेंट अभी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी जो भी बात करो आप, अभी एक एक लॉट बेचने की बात करते हैं। लेट से एक लॉट कॉल पर लगभग 1.25 लाख रुपए लगा, एक 15, एक 20, एक 25 जो भी लगता है, डिपेंडिंग, कभी बढ़ जाता है कम हो जाता है, 1.25 लाख रुपए लगता है। अब जैसे ही लॉट साइज चेंज होने की बात हो रही है, मैं मान के चलता हूँ डबल या ट्रिपल हो जाए। नहीं, जब 30 लाख 6 होगा गुना तब हो सोच के देखो। एक मिनट, अभी 6 लाख का लॉट है तो आपका जो आज मार्जिन लग 30 रहा है लाख उसका का हो 5 से 6 गुना होगा, बिकॉज 2 चेंजेस है। तो आप कह रहे हो 5 लाख पे एक लॉट बेच, एक मतलब lot भी कम हो बेचोगे। रहा है अभी। तो आप कह रहे हो ये 15 का सीधा 75 कर देंगे। सो 2 चेंजेस है। एक है ELM मार्जिन। ELM मार्जिन क्या है? आपका एक्सपायरी के एक दिन पहले 3% एडिशनल और एक्सपायरी वाले दिन 5% एडिशनल, मतलब आप सोचो 8% का एडिशनल मार्जिन लगेगा। एक तो ये 8% का एडिशनल मार्जिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 6 लाख का जो लॉट है वो 30 लाख 30 लाख का जाएगा। हो गया तो 5 गुना होगा तुम्हारा सीधा सीधा। तो 5 से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि 5 गुना वो बढ़ गया और आपका यहाँ पे ELM जो 8% और जो अभी तक अपने को मार्जिन मिलता था अपने फंड्स पे, उसके मार्जिन की परसेंटेज अब रिड्यूस होते जा रही है। हेयर कट्स लगेंगे। हेयर कट की तो भी बात करेंगे हम। वो भी बहुत लगते जा रहे हैं। सो यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ये तो मतलब एक मैंने बोला वियर्ड वाली बात है, तो अल्टीमेटली क्या करना है क्या नहीं करना वो तो लोगों को सूझबूझ से करना है। आप क्या सजेस्ट करते हो, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी अगर लोगों को रेगुलर पैसा बनाना है? देखो रेगुलर पैसा अभी तक क्योंकि 0 DT था या वीकली एक्सपायरी थी, एज अ सेलर पॉइंट ऑफ, मैं इजी नहीं बोलूंगा बट पैसा बन रहा था, जोड़ी बेच रहे थे लोग और आराम कुछ भी मतलब आराम से। तो देखो कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, जोड़ी बेचना अपने discuss कॉम्प्लिकेटेड किया नहीं था। था स्ट्रैटेजी। हाँ बन जाता था। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो यू आर ऑन पॉजिटिव साइड। हाँ मतलब अभी तक आपके पास ऑप्शंस थे एटलीस्ट, अब यहाँ पे ऑप्शंस पे ही आपके रोक लगती जा रही है। तो लगती जा रही है। अब जो लिमिटेड ऑप्शंस है उसमें क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो पे बात। तो जो आप बोल रहे हो कि अभी लॉट साइज बढ़ जाएगा या लोगों, अच्छा ये तो होगा सेलर का मार्जिन बढ़ गया, तो बायर के लिए तो मार्जिन नहीं बढ़ा 5 गुना लॉट तो सब लॉट मतलब बाइंग उसे वो 5,000 का खरीदा था 25,000 का खरीदेगा, अभी कह रहे हो ना? 5 गुना हाँ, right। हाँ वो बाइंग 25,000 से करेगा, बट उसके अलावा तो और कुछ नहीं बढ़ा सकता। नहीं बट उसके लॉसेस भी बढ़ जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें नेगेटिव हो रही है। हाँ मतलब जो लिक्विडिटी वो एक बार यार जो 5,000 रुपए से बाइंग कर रहा था, जो बाइंग, देखो अल्टीमेटली क्या है, इट इज व्हेन बिल्कुल ही रिटेल आदमी है जो कहता है यार एक्सपायरी वाले दिन भाई निफ्टी का जो लॉट साइज है 25 का है, और अगर वो 100 रुपए का भी ऑप्शन खरीदे तो 2500 रुपए लग रहे हैं। अगर वो 4 गुना करोगे तो उसके 2500 की जगह 10,000 रुपए लगेंगे। तो अभी भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, पर लॉसेस जो- बढ़ जाएंगे। जो 2500 रुपए या 5,000 अफोर्ड कर सकता है वो 10,000 भी अफोर्ड कर सकता है, वो फिर से आके वही लगाएगा 10,000। तो अल्टीमेटली जो प्रोटेक्शन की बात हो रही है ना, रिटेल प्रोटेक्शन, मुझे वो बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि ऑप्शन तो 2 रुपए का भी होता है। तो ज्यादा जो आज के दिन में रिटेल सेल कर रहा है वो फोर्स्ड बायर बन जाएगा। हाँ सेलर हट जाएगा हट के फोर्स्ड बायर बन तो जाएगा। लिमिटेड लॉस हो जाएगा। उल्टा लॉस बढ़ जाएगा यार। लिमिटेड लॉस नहीं, पूरा कैपिटल है ना। हाँ कैपिटल ही उतना है। नहीं मैथमेटिकली कि भाई Mathematically। सेलिंग में तो कितने भी जा सकते हैं, घर बाहर निकल जाते हैं। हाइपोथेटिकली राइट। नहीं हाइपोथेटिकली है वो, कहाँ जा सकते हैं? हाँ एक मिनट, अगर आप सेलिंग करते हो तो आपका स्क्रीन पे एसएल होता है नहीं होता? नहीं होता है एसएल, पर जब फ्री ट्रेड्स आती है ना तो उसमें कोई एसएल एसएल लगती नहीं है भैया। कितने केसेस आते हैं अपने। अगर आप सेंसेक्स और मिड कैप कर रहे हो तो मेरे से बात मत करो, अदरवाइज एनएससी पे सौदा कट जाएगा आपका। अच्छा चल मैंने लगा लिया, कितने लोग लगाते हैं तो सेलिंग। फिर वो क्या कर रहे हैं? अरे यार फिर वो किस तरीके का डिसिप्लिन ट्रेडर हुआ? अगर आप सेलिंग कर रहे हो और आप अंधाधुंध सेलिंग कर रहे हो, अगर आप सेंसेक्स में सेलिंग कर रहे हो और आपका एसएल स्क्रीन पर नहीं है, घर जाएगा, सीधा ही जाएगा। सेंसेक्स और मिड कैप ऐसी चीजें हैं जो 1 का 100 दिन में 3 बार कर देंगी वो। मतलब वो एग्जाम्पल है कि बिकॉज लिक्विडिटी का ऑप्शन 20 रुपए का 80, तो मतलब यूं जाके यूं वापस आ जाता है, तो वो उसमें इतने एसएल जाएंगे, वो कमा ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है। अगर एसएल नहीं होगा तो आपको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, यू विल हैव टू हैव एसएल, क्योंकि वो जाएगा ही जाएगा। तो स्टॉप लॉस तो इम्पोर्टेंट है, वो तो बिल्कुल है, लेकिन अब जब सेलर का मार्जिन 5 गुना 6 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो बाइंग ही करेगा। उसके पास कोई चॉइस ही नहीं बचा ना, उसको बाइंग ही करना पड़ेगा। भाई मेरे लिए भी आज के दिन अब जब अगर 30 लाख के लॉट हो जाएंगे तो एक जो हम पोर्टफोलियो बनाते थे 20 25 30 स्ट्रैटेजी के साथ कि भाई 30 स्ट्रैटेजी नहीं, आप कम कर पाओगे। मतलब मैं उस मतलब हमेशा हम चीजों को अपने नजरिए से देखते हैं। अगर आप एक लॉट से टेस्टिंग पे भी लगाते थे
तो वो एक तरीके से हो गया कि अब आप 4 लॉट से टेस्टिंग पे लगा रहे हो, कोई स्ट्रैटेजी को टेस्ट तो भी कर रहे हो या आप उसे यूज भी कर रहे हो। तो बट अल्टीमेटली क्या कि अगर कोई एक एग्जांपल, ज्यादातर सेलर, अब मैं ज्यादातर लोगों की बात करता हूँ, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि स्ट्राइक्स कम हो सकती हैं, स्क्वीज आउट हो सकती हैं, जो कि एक चीज मुझे लग रही है कि हो सकता है स्ट्राइक्स को भी थोड़ा कंसोलिडेट करें, कर ही रहे वो तो बोल ही दिया उन्होंने। ठीक है, और लॉट साइज को भी बढ़ाएंगे। तो दोनों चीजों के बाद भी मैं आ जाता हूं, जो सेलिंग जनरली लोग कर रहे हैं वो 1-2 लाख से नहीं कर रहे हैं। मैं ज्यादातर जो रिटेल पब्लिक से भी मिलता हूं, जो सेलिंग पे उतर रहा है उसके पास मोर देन 5 to 10 लाख तो है। हाँ, 10-15 लाख है, लॉजिकल है। 10 ये तो है। तो क्या होगा कि अगर मैं प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करूं तो जो पहले 10-15 लाख पे बन रहा था वो नियर अबाउट उतना ही बनेगा, ऑल्दो क्योंकि स्ट्राइक्स कम होंगी, प्रॉब्लम होगी, लॉट साइज थोड़ा सा होगा तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन आरओआई गिरेगा क्योंकि मार्जिन बढ़ जाएगा, ईएलएम ROI भी बढ़ बढ़ेगा, जाएगा। तो आरओआई गिरेगा। अब आरओआई की जब हम बात कर रहे थे, अब हम हेयर कट पे आ जाते हैं। मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ बात को पहले। अभी अगर आपके पास सर्कुलर आया या नहीं आया, आपने देखा या नहीं देखा, मुझे नहीं पता, लगभग 1000 से ऊपर स्क्रिप्ट्स पे, जिसमें 900 से ऊपर स्टॉक्स है और 100 से ऊपर ETFs हैं, एग्जैक्ट नंबर्स आप देख लीजिएगा। तो उन पे जो हेयर कट है, पहले हेयर कट क्या लगता था, लगभग 20%, ठीक है, इक्विटीज के ऊपर 20%, उसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया था, अब 40 को 60 कर रहे हैं। तो मैं अपने ऊपर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर आपको आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो था तो आपको ट्रेड करने के लिए सिर्फ 40 लाख मिल रहा है। ये मैं 2 तरीके से नेगेटिव साइड पे लेके जाता हूँ, हो सकता है कल को इसे और भी ज्यादा बढ़ा दे। मार्केट बहुत ऊपर है, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें काफी अच्छी ग्रोथ कर चुकी है, तो अगर यहाँ पर कोई भी डिप आएगा तो उन सारे स्टॉक्स पे एक बहुत नेगेटिव असर आएगा, और इसीलिए ब्रोकर अपने आप को भी सिक्योर करना चाहता है और शायद इसीलिए हेयर कट के बाद बहुत कम मार्जिन दे रहे हैं। तो आरओआई यहां से भी कम हो रहा है क्योंकि मेरे पास पैसा अब लगाने के लिए ही कम बचा, तो मैं कमाऊंगा भी कम। तो अब आपको कैश ज्यादा देना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। तो अब कैश दे रहे हो तो अब मैं बताता हूँ क्या हुआ है। हमारे पास प्रॉब्लम बहुत आ चुकी है, हम सब सुन चुके हैं, एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। अब हम सॉल्यूशन पे भी चलते हैं। सोल्यूशन दे दो यार। सॉल्यूशन ऐसे दो कि भैया हम एक्चुअली कमा भी पाए। हमारा कैपिटल भी लिमिटेड है, वो हमने आपको बता दिया है पहले। बस ये 100 करोड़ से ट्रेड करता, ज्यादा नहीं है इसके पास। आप बताओ please। आपके मुंह में घी शक्कर। बट अपन वही बात करते हैं, नॉर्मल 20-25-30 लाख से है हमारी ट्रेड करना है। अब कैसे करें, कहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी लगाए, ये समझाओ आप। चलो बताओ। Make तो sense मैं दोनों की बात करता हूँ, एक पहले ऑप्शन बायर की बात करता हूँ, फिर एक ऑप्शन सेलर की बात करेंगे हम लोग। तो जब हम ऑप्शन बायर की बात कर रहे हैं तो मैं एक सिर्फ लास्ट का जो 3 दिन जो बचता है एक्सपायरी, वैसे भी सब लोग ज्यादा टूवर्ड्स द एक्सपायरी काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमने बात की कि लास्ट का 3 दिन में गामा है, राइट। तो गामा का मतलब क्या है, ऑप्शन राइटर ट्रैप हो रहा है, ट्रैप हो सकता है क्योंकि लास्ट का 3 दिन में अगर गामा बढ़ गया तो वो गया, और अगर वो ट्रैप होगा तभी तो बायर का पैसा बनेगा, किसी ना किसी का लॉस तो फिर किसी का प्रॉफिट होगा, वही तो जीरो सम गेम है। तो ये जो लास्ट का 3 दिन है, यहाँ पे ऑप्शन राइटर का ट्रैप का ट्रेड बेसिकली आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि उसको एग्जैक्टली हमको क्या डेटा पॉइंट देखते हुए चलना और कैसे हम लोग एग्जैक्टली बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग की, और जो मुझे ट्रेड बनाना है वो बनाना है ऑप्शन खरीद के हार्डली 1 दिन के लिए, मतलब 1 दिन से ज़्यादा मैं कैरी फॉरवर्ड, इंट्राडे ही है आपका, इंट्राडे का ट्रेड है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग एग्जैक्टली करेंगे क्या। तो मैं एक यहाँ पे चार्ट ड्रॉ करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं एक चार्ट ड्रॉ करता हूँ कि लेट्स से ये हाईएस्ट कॉल है, जो भी कॉल ऑप्शन जो स्ट्राइक जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो हाईएस्ट कॉल है। तो अच्छा बात क्या है ना मार्केट में कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे ट्रैप होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको ओपन सीक्रेट है, लोगों को लगता है सीक्रेट है लेकिन ओपन है, राइट, उसको बोलते हैं ओपन सीक्रेट। इस पे अलग से बात करनी पड़ेगी। पूरा ओआई के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, वी वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन ओआई एनालिसिस। सो ओपन कमेंट करो सीक्रेट, ओआई सो ओपन सीक्रेट ही है कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे, तो हमको पता ही है कि लोगों ने पोजीशन यहाँ पे जाकर के लिया है। तो जो भी हाईएस्ट कॉल का स्ट्राइक है, जब निफ्टी का फ्यूचर उसके आसपास, लेट्स से मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, यही चीज आप स्टॉक में करेंगे। सो आइडियली निफ्टी में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज एक हाथी को आप कितना भी धक्का मारो ज्यादा हिलेगा नहीं, राइट, वो हाथी है। और ये मैं स्पेसिफिकली मंथली ऑप्शन में, स्टॉक ऑप्शन में बात कर रहा हूँ जहाँ वोलेटिलिटी आता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं हाईएस्ट जहाँ पे कॉल पे ओपन इंटरेस्ट, तो कॉल में इसलिए ले रहा हूँ, वही चीज आप पुट में भी कर सकते हो, बट मैं कॉल को एग्जांपल ले रहा हूँ कि हाईएस्ट जो स्ट्राइक में, स्टॉक ऑप्शन के स्ट्राइक में जहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाईएस्ट कॉल हुआ है, उसका मतलब है कि सबसे ज्यादा वहीं पे लोगों ने माल बेचा है, राइटर्स वहीं पे राइट करके बैठा है। अब आप सोचो राइटर को कब डर लगेगा,
या वो चेन रिएक्शन की आप बात जब उस स्ट्राइक से ऊपर जाएगा प्राइस, ऊपर या आसपास आना चालू होगा, आसपास आने में भी ऊपर एक बार को ट्रैप, तो जब एक्चुअली क्या होता है, सेलर थोड़ा जिद्दी आदमी होता है। अब 25,000 की एग्जांपल निफ्टी की बात करते हैं, 25,000 पे हाईएस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, तो जो सेलर है ना वो 25,025 तक भी नहीं बेचता, 25,100 तक भी नहीं बेचता, जितना उसने प्रीमियम खाया ना इतना भी रोक लेता है। वो 25,030-35 के बाद काटना शुरू करता है। तो मेरे दिमाग में होता है कि 35 इज द फिगर। सो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना एक रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ दो आप। हम लोग तो, मैं मुंबई से हूँ, ज्यादातर मुंबई में रहा हूँ, तो लोकल ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है ना, तो आइडियली तो ट्रेन रुकने के बाद ही उतरना चाहिए। हाँ, लोग पहले उतरना शुरू करते तो आधा तो बोगी पहले ही खाली हो जाता है ट्रेन रुकने के पहले। हैं। और ये चेन रिएक्शन है, राइट। तो होता क्या है कि कुछ लोग डल जाएंगे जब वो पास में आ रहा है, पास आ रहा है, और वो ट्रिगर करेगा, बाजार को और ऊपर लेके जाएगा, और फिर लोग, बाकी लोग भी डरेंगे। इसमें बस एक ही चीज और है जो मैंने अभी पर्सनली देखा भी है, कि क्योंकि जब ये 0DT का गेम है ना, जब प्राइस ऊपर जाता है और वहां से हल्का सा भी करेक्ट होने लग जाता है, तो वहां पर ओआई उल्टा और बढ़ने लग जाता है, कि लोग कहते हैं अब उल्टा प्रीमियम और महंगा हो गया, इसे और बेच दो। वो इंडेक्स में। हाँ, और मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक्स की। बट स्टॉक्स में तो लोगों को सिखाना पड़ेगा पहले, वो स्टॉक्स में करते ही कितने लोग हैं। तो अब तो मंथली एक्सपायरी, मतलब स्टॉक ही तो बचा है ना, अब स्टॉक में ही तो करना पड़ेगा, मार्जिन वार्जिन। स्टॉक्स का तो है ही सारा मंथली। उन्हें पहले तो स्टॉक ऑप्शंस की, अरे आप लोगों को सीरीज चाहिए तो बोल देना यार, मतलब तो मेरे चैनल पे कंटेंट भी नहीं मिलेगा स्टॉक्स की एक्सपायरी का। ऑल्दो मतलब ये बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, और स्टॉक्स की एक्सपायरी कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा है। तो वो समझना, इंडेक्स इज वेरी इजी कंपेयर टू स्टॉक एक्सपायरीज। मतलब आप लोग बिना सीखे ट्रेड करना भी मत, मैं तो साफ बोल रहा हूँ। तो ये ट्रेड जो हम बात कर रहे हैं, ये तो एकदम रिस्क बहुत कम है, क्योंकि आप ऑप्शन खरीद रहे हो वही सेम जैसे आप इंडेक्स जो भी आप कर रहे थे वही कर रहे हो आप, वही है। तो राइटिंग की जब हम बात करेंगे तब मैं आऊंगा रिस्क पे भी, थोड़ा सा वहां पे रिस्क मैनेज करना जरूरी है। तो वापस आते हैं हमारे स्ट्रैटेजी पे। हाई अभी एक्सपायरी को बचे कितने 3 दिन स्टॉक्स में? स्टॉक में अभी तो फिलहाल महीना शुरू हुआ है, तो अभी तो 26 तारीख का जो ये एग्जांपल दे रहे हो उसमें 3-4 दिन बचे हैं। एग्जांपल दे रहे हो उसमें, एग्जाम्पल में मैं बोल रहा हूँ ये ट्रेड तभी करना है जब 3 दिन बचा है एक्सपायरी को। बट एक बात बताओ सर, आप स्टॉक ऑप्शंस की बात कर रहे हो, मैं खुद स्टॉक्स ऑप्शंस में थोड़ा बहुत ट्रेड किया, तो हम लोग एक हफ्ते पहले ही पोजीशन काट देते हैं और नेक्स्ट एक्सपायरी पे चले जाते हैं। नहीं, ये तो मैं गामा का ट्रेड बोल रहा हूँ ना। आप गामा का बता रहे हो, बट जो सेलर है जनरली वो क्या करता है, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये बायर की ट्रेड बता रहा हूँ मैं तो बायर का ट्रेड बता रहा हूँ। हम सब फ्रेम पे बताएंगे आपको ट्रेड, आप थोड़ा इंतजार करो। ठीक है चलो आप हम आपको सारे टाइम फ्रेम पे ट्रेड देके देंगे, पहले ये 3 दिन वाली ट्रेड दे रहे हैं। 3 दिन वाला दे। सो एक्सपायरी के तरफ वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, चाहे वो स्टॉक ऑप्शन हो चाहे इंडेक्स हो, तो राइटर सब लोग एक्टिव है, ठीक है। तो लास्ट के 3 दिन में हमने देखा कि गामा बढ़ता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि राइटर को लॉस होगा तो बायर को प्रॉफिट होगा, तो हमको लास्ट का 3 दिन में बाइंग करना है, राइट। ये पूरा स्ट्रैटेजी। अब बाइंग कब करना है, जब राइटर ट्रैप होगा। तो राइटर कब ट्रैप होगा, हमको पता है कहाँ उसका पोजीशन खड़ा है, उसके पास में जब फ्यूचर प्राइस बहुत पास में आ जाता है, पास में आ गया या हो सकता है उसके ऊपर चला गया, राइट, मार्जिनली, तब हमको देखना है कि उसका ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन, मतलब यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट था वो कम होना शुरू हुआ। चेंज इन हुआ है देखना है मुझे। जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक कंफर्मेशन नहीं है कि वो भागना शुरू हुआ है। आपको माइनस में देखना है ना उसे, माइनस में देखना है, राइट। तो माइनस में जब वो आना शुरू हो रहा है तब आपका टाइम है जब आपको पता है कि अब यहाँ पे चेन रिएक्शन होने वाला है। और एक डेटा पॉइंट जो आई थिंक मैंने अनंत जी के साथ बात किया था, साइकिल्स, जो साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो वो पूरा डेरिवेटिव का जो डेटा बना है पिछले कुछ दिनों में, वहां पे आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अगर आपका वो साइकिल बन रहा है और ये सारी चीजें कंबाइन होती है, हम इतने सारे डेटा पॉइंट क्यों कंबाइन कर रहे हैं, ताकि आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहे। तो जनरली अगर आप ये 2-3 डेटा पॉइंट कंबाइन करते हो तो 70% के आसपास का हिस्टोरिकली हमने देखा है कि स्ट्राइक रेट आप अचीव कर सकते जो लॉन्ग अनवाइंडिंग देखना है वो पिछले 7 दिनों का देखना है, 15 दिनों का देखना है, हो। 20 दिन का 20 दिन का देखना। 20 दिन का आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग का साइकिल देखना है। उसमें बीच में शॉर्ट पोजीशंस भी बन जाती हैं, बट उन्हें इग्नोर करना होता है। सो 20 में से 14 दिन लॉन्ग अनवाइंडिंग होना चाहिए। वो एक्चुअली एक वीडियो हमने बनाया था इस टॉपिक के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, और अगर नहीं मिल रहा तो हम भी वो वीडियो बना के भूल गए हैं कौन सी थी, तो दोबारा बना देंगे। Anyways, मिल से बना देंगे। नहीं वो मेरे को वीडियो याद है, वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो ये हम लोग 2-3 डेटा पॉइंट कंबाइन कर रहे हैं। तो मैं वापस समराइज कर देता हूँ। एक तो हाईएस्ट कॉल, उसके पास में फ्यूचर आया, ओपन इंटरेस्ट कम होना शुरू हुआ, और लॉन्ग अनवाइंडिंग उस स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये चीज़ें कंबाइन हो रही है तो आप बोल सकते हो कि 70% के आसपास का प्रोबेबिलिटी है कि ये ट्रेड मेरा राइट जाएगा। आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे तभी ये समझ आएगा, वरना ऐसे सर के ऊपर से निकलेगा नए लोगों के। और ये जो लॉन्ग अनवाइंडिंग देखना होता है या शॉर्ट कवरिंग देखना होता है, ये जो सर का ऐप है कॉन्सेप्ट, उस पर बड़ा क्लियरली दिखता है, तो उसे यूज़ करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो
कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, बट उन्होंने जो बात बोली ना वो बिल्कुल मतलब 100% करेक्ट बोली कि ये चाहते हैं आपका स्ट्राइक रेट बढ़े। स्ट्राइक रेट बढ़ने का मतलब है कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो आप ज्यादातर ट्रेड में ठीक हो रहे हो, तो उसके लिए आपको कंफर्मेशन चाहिए। कौन देगा? आप बाइंग कर रहे हो यार, क्या देख के बाइंग कर रहे हो? मतलब आपको बस लग रहा है, तो मैं बोलता हूँ लगने पे ट्रेड करोगे तो मार्केट लगा देगी, और डेटा और मैथमेटिक्स को फेवर में रखोगे तो फिर मार्केट आपको कमा के देगी। तो आपको चाहिए क्या, वो आपको देखना पड़ेगा। राइट, तो ये थोड़ा सा एफर्ट तो डालना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, थोड़ा सा एफर्ट, बहुत सिंपल। थोड़ा सा लगता है उसके लिए 5 सेकंड ही है, बट आपको पता होना चाहिए क्या देखना है और कहाँ जाके देखना है। राइट। राइट, तो ये अगर आपका पूरा सेटअप बनता है तब जाकर के आप क्या ट्रेड करोगे। अब उस ये तो बाइंग का हो गया। ये बाइंग का हुआ, तो अब आप ट्रेड क्या करोगे। तो ट्रेड भी हम लोग कोई ऐसा गट फील पे नहीं करने वाले, हम लोग जाएंगे ग्रीक्स के हिसाब से। तो ग्रीक क्या बोल रहे हैं, हम लोग गामा का ट्रेड कर रहे थे, जो शुरू में हमारा टॉपिक था कि गामा का ट्रेड। तो ओटीएम, तो गामा जो है वो ऐसा दिखता है, जिसका मतलब है कि गामा इज हाईएस्ट एट एटीएम ऑप्शन। एट द मनी ऑप्शन, एटीएम ऑप्शन हैज द हाईएस्ट गामा, राइट। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सीधा एट द मनी लेना है। एटीएम का कॉल ऑप्शन हमें खरीदना है, राइट, बहुत सिंपल। राइट। और उसी में आपका सबसे ज्यादा पैसा बनने वाला है। अब ये ट्रेड का रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। तो अब मैंने लेट्स से कोई एक ट्रेड है, मैं दिखाऊंगा कि एक स्क्रीन भी मैं दिखाऊंगा कॉन्सेप्ट के अंदर, जहां पे आप ये देख सकते हो डायरेक्टली, राइट, कि कहां पे जाके ट्रिगर्स का ट्रेड बन रहा है। अब स्टॉप लॉस की पहले बात कर लेते हैं ताकि हमारा ट्रेड कंप्लीट हो जाए। तो जब मैंने ये ट्रेड लिया तो 2 स्टॉप लॉस लगाना है हमें, एक हमें लगाना है प्राइस स्टॉप लॉस और एक हमें लगाना है टाइम स्टॉप लॉस, राइट। तो जब प्राइस स्टॉप लॉस की हम बात कर रहे हैं, तो जब मैंने फ्यूचर देखा, लेट्स से अगर मैं एक एग्जांपल एक्चुअली ले लेता हूं ताकि ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा बेटर समझ पाएं, इवन दो लास्ट के 3 दिन में करना है, लेकिन अगर आपको मेरा स्क्रीन में आप देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग हैं। सो जो अभी हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जो सर अभी यूज कर रहे हैं, जिसपे आपको ट्रिगर दिखा रहे थे। इसके अलावा जो बिल्टअप डेटा की भी बात करी थी, बिल्टअप भी आपको मिल जाएगा कॉन्सेप्ट में, आपको सर्च करना होगा, जिससे आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, इसका साइकिल क्या है वो आपको पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मिलता है, तो आपको दिखेगा। वो वही 5 सेकंड लगने हैं, बट आपको दिख जाएगा। तो कॉन्सेप्ट का लिंक आप नीचे मिल रहा है, तो आप जाके देख सकते ओके, तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो सर्च में अगर आप ट्रिगर्स डालेंगे तो आपको ये ट्रिगर्स का टूल दिख जाएगा, और कुछ इस तरह का स्क्रीन आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने क्या किया है, कॉल की हम ट्रेड खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे अपवर्ड ब्रेकआउट आएगा। तो कॉल डिफरेंस से मैंने इसको सॉर्ट कर लिया है। तो सॉर्ट करने से क्या हुआ, अब ये दिखा रहा है कि जितने भी स्टॉक्स हैं वहाँ पे फ्यूचर का प्राइस कहाँ पर है। तो अगर मैं कोई एक एग्जांपल लूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेट्स से मैं कॉल डिफरेंस से एक बार और सॉर्ट करता हूँ इसको, और यहाँ पे टाटा मोटर्स अगर हम लोग देखेंगे, मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, टाटा मोटर्स का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 1105 का अभी फ्यूचर का प्राइस चल रहा है, और जो हाईएस्ट कॉल है आपको एक ही स्क्रीन में दिख रहा है कि हाईएस्ट कॉल 1100 के कॉल स्ट्राइक पर है। तो फ्यूचर जो है वो हाईएस्ट कॉल के स्ट्राइक के काफ़ी करीब आ गया। अब हमें यहाँ पे खाली यही देखना है कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जब भी रिड्यूस होना चालू होता है तब हमें जाकर के एक लॉन्ग ट्रेड बिल्ड करना है, राइट। तो बहुत सिंपल, आपको रियल टाइम में यहाँ पे दिख जाएगा कि फ्यूचर का प्राइस क्या है, हाईएस्ट कॉल क्या है। अगर पास में आ गया, अगर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे नेगेटिव होना शुरू हो जाता है तो हम लोग जाकर के एक ट्रेड ले लेंगे। तो डिवीज लैब पे अगर हम देखें तो अभी एग्जांपल है 5130 का फ्यूचर है, 5100 का हाईएस्ट कॉल है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो अभी रिड्यूस होना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से हमको स्टॉक मिल गया कि इस स्टॉक में अब मुझे जाके ट्रेड लेना है, और ट्रेड मैंने ऑलरेडी बताया, एटीएम का जो कॉल ऑप्शन है उसको आप जाके खरीदोगे। टाइम स्टॉप लॉस 2 है, तो टाइम स्टॉप लॉस की अब मैं बात कर देता हूँ। एक तो टाइम स्टॉप लॉस है जिसका मतलब है कि अगर ये ट्रेड लेने के बाद इंट्राडे में या 2 घंटे तक, इंट्राडे मतलब अगर बाजार ही बंद हो रहा है तो आपको काटना पड़ेगा क्योंकि इंट्राडे का ही प्योरली ट्रेड है, या 2 घंटे तक अगर आपका ये ट्रेड वर्कआउट नहीं होता है, इसका मतलब है कि कोई ट्रैप नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर ट्रैप होगा तो बहुत फास्ट होगा। अगर इतना देर तक ये ट्रेड बाजार में खुला है और कोई नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि ट्रैप नहीं होने वाला है, तो आपको एग्जिट करना है। और दूसरा ये कि जो फ्यूचर का लेवल जहां पे आपने जाकर के ये आइडेंटिफाई किया, अगर वहां से 1% अगर फ्यूचर डिक्लाइन हो जाता है तो भी आपको ये ट्रेड काटना है, बिकॉज उसका मतलब होगा कि सेलर्स ने उस लेवल को डिफेंड कर दिया, तो अब ये ट्रेड वर्कआउट नहीं होने वाला है। तो अपने 1% का 1% का फ्यूचर का स्टॉप लॉस और 2 घंटे का टाइम का स्टॉप लॉस, अगर ये वर्कआउट नहीं होता है तो हम लोग इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे। अब बात करते हैं वर्कआउट होता है अगर, तो मेरा जो जनरल एक्सपीरियंस है, मतलब आप बहुत सारे केसेस में आप देखोगे कि ऑप्शन ही डबल हो गया, इन नो टाइम ऑप्शन ही डबल हो गया। क्यों? क्योंकि सारे राइटर्स ट्रैप हो गए, और स्टॉक ऑप्शन में तो और ज़्यादा वोलेटिलिटी आएगा, राइट। तो आपको दिखेगा कि 50 रुपये का ऑप्शन 100 रुपया हो गया, या 70-80 रुपया हो गया, 90 रुपया हो गया,
और ये होने में हार्डली आधा घंटा 1 घंटे का हो सकता है समय लगेगा। तो बहुत सिंपल सा ट्रेड है कि लास्ट 3 दिन जब बचेगा मंथली एक्सपायरी में, स्टॉक्स में हमें जाकर के ये खोजना है कि कहाँ पे ट्रिगर्स हो रहा है, और आपको इसी स्क्रीन में दिखता जा रहा है रियल टाइम में। जब भी आपको कोई ट्रेड मिलता है आप वहाँ पे एटीएम ऑप्शन, सिंपल लॉन्ग कॉल आप बाई कर रहे हो, स्टॉप लॉस लगा रहे हो, और ये आपका ट्रेड है। और ये मतलब आज बहुत समय से हम लोग भी करते आ रहे हैं। ये एक ऐसा ट्रेड है जो कि एवरग्रीन ट्रेड है, बहुत समय से चलता आ रहा है। अभी थोड़ा सा लोगों का फोकस इंडेक्स ऑप्शन की तरफ ज़्यादा हो गया था, लेकिन स्टॉक ऑप्शन में भी पैसा बन सकता है, और ये मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा ट्रेड हो सकता है। एक बार हम सेलिंग की भी बात कर लेते हैं। राइट। सो जब हम सेलिंग की बात कर रहे हैं तो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो थीटा कर्व को समझा, मैं उस पर थीटा कर्व पे वापस चला जाता हूँ। तो हम लोग ने देखा था कि 3 दिन या उससे अगर कम बचा है एक्सपायरी को, 13 दिन या उससे कम अगर बचा है एक्सपायरी को, तब हमें आइडियली सेलिंग करना चाहिए। राइट। तो पहले तो मैं 1-2 चीज़ें बता देता हूँ कि स्टॉक ऑप्शन जब हम सेल कर रहे हैं, तो जब इंडेक्स सेल करते थे तो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क था, जिसका मतलब है कि हो सकता है इकोनॉमी में कोई न्यूज़ आ गया या कोई ब्रॉडर कोई और कंट्री में कोई न्यूज़ आ गया और उसके चलते पूरा बाजार ही नीचे जा रहा है। लेकिन जब हम स्टॉक्स में काम करते हैं तो अनसिस्टमैटिक रिस्क भी है। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? एक कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया, राइट, तो दैट इज अनसिस्टमैटिक। पूरा बाजार नहीं गिर रहा है, लेकिन खाली अकेला वो स्टॉक गिर रहा है। ठीक, तो कभी किसने कुछ रिपोर्ट निकाल दी, कभी कुछ हो गया, कोई ऑर्डर मिल गया या कोई ऑर्डर मिस हो गया, राइट, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो इसीलिए अनसिस्टमैटिक रिस्क के चलते आपको जनरली स्टॉक ऑप्शन अगर आप राइट कर रहे हो तो आपको हेज करना चाहिए। बिना हेजिंग के मैं जनरली स्टॉक ऑप्शन राइटिंग थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, मुझे नहीं लगता है कि करना चाहिए क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। अच्छी बात यह है कि लोगों ने आज तक सोचा नहीं, बट एक्चुअली स्टॉक ऑप्शन में राइटिंग का रिटर्न इंडेक्स से बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आप एवरेज वोलेटिलिटी देखो, ऑप्शन में इंडेक्स में होता होगा 10% का एवरेज आईवी, बट यही अगर आप स्टॉक्स देखोगे तो 20, 25, 30 का आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, रोल ओवर की परसेंटेज भी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, राइट, तो आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत हाई है। तो जब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत हाई है, इसका मतलब है जो आपका रिटर्न बनने वाला है वो भी आपका बहुत हाई है। तो जितनी सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर्स है, बहुत सारे लोग स्टॉक ऑप्शन में जाकर के राइटिंग करते हैं कि आपका रिटर्न हो सकता है इंडेक्स से भी ज्यादा बनेगा। इसलिए कवर्ड कॉल वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटजी रहती है इस चीज की। कवर्ड कॉल में होल्डिंग के सामने करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हो सकता है हेज करके भी जाकर के इनिशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं कि स्टॉक ऑप्शन में जब 13 दिन या उससे कम बचा है मंथली एक्सपायरी को, तब आप जाकर के राइटिंग कर सकते हो। और आप राइटिंग कैसे करोगे? तो आपको सेम आप जो आज तक इंट्राडे में जोड़ी बेचते थे उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, अब तो हमें थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड लेना पड़ेगा। तो आप जाकर के लेट्स से अगर आप स्ट्रैडल बेच रहे हो तो आप उसको विंग्स भी बाई करोगे, ताकि आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा लिमिटेड रहे और आप कंटिन्यूसली उस ट्रेड में खड़े हो। तो मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी की आज बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप आज तक जोड़ी बेचते थे इंडेक्स में, उसी तरह से आप स्टॉक ऑप्शन में भी जाकर के कॉल भी बेच दो, पुट भी बेच दो। कॉल बेच रहे हैं, पुट बेच रहे हैं हम लोग, और एट द सेम टाइम उसका विंग्स हम जाकर के खरीद रहे हैं। तो मैं इसमें खाली थोड़ा सा लॉजिक ऐड कर रहा हूं कि आपको ये, तो आप एक तरीके से आयरन कॉन्डोर काइंड ऑफ कंटिन्यूसली आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत पास में विंग ले लेते हो, अगर आप परचेज कर रहे हो, तो आपका जो रिटर्न है वो काफी डिमिनिश हो जाएगा। तो जनरली जो स्टैंडर्ड है वो आप क्या कर सकते हो कि 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर का और 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे का आप विंग खरीद लो। अब ये कोई थंब रूल नहीं है, आप थोड़ा ऊपर नीचे आप अपने रिस्क मैनेजमेंट की, आपका जितना रिस्क एपेटाइट है उससे थोड़ा आप एडजस्ट कर सकते हो। तो आप जोड़ी बेचोगे और 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर का आप एक प्रोटेक्शन खरीद लोगे, ताकि आपका कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं हो जाए। सो आयरन कॉन्डोर जैसा ही हम कुछ कर रहे हैं, बिकॉज आपका रिस्क जो है वो प्रोटेक्टेड रहना जरूरी है। तो अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि 13 दिन से कम अगर बचा है तब आप बेच रहे हो स्वीटर्स। और क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि थीटा वहाँ पे कम होता हुआ हमको दिख रहा है कि थीटा कोलैप्स कर रहा है। तो अब यहाँ पे 2 चॉइसेस है। अगर आप प्रोटेक्शन के साथ नहीं कर रहे हो तो आप 13 दिन जब बचा है तब आप बेचो, और जब 3 दिन एक्सपायरी का बचा है तो स्क्वायर ऑफ कर लो। या वहां तक हो सकता है आप हेज नहीं भी रखोगे तो आप मैनेज कर रहे हो ट्रेड को, लेकिन लास्ट का 3 दिन में एटलीस्ट आपको हेज रखना चाहिए। नहीं तो जो हमने थोड़ी देर पहले ट्रिगर सिखाया, वो जिसने सीखा वो आपका प्रॉफिट ले जाएगा, राइट, आप ट्रैप हो जाओगे और वो प्रॉफिट ले जाएगा। तो लास्ट का प्रॉफिट ले जाएगा, बायर आपका प्रॉफिट ले जाएगा। तो आपको लास्ट का 3 दिन में प्रोटेक्शन रखना काफी जरूरी है। तो ये बेसिक एक थीटा का ट्रेड हो गया। अगर आप स्टॉक ऑप्शन में बेच रहे हो तो ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि हम लोग क्या रेंज पे जाकर के बेचें। मतलब रेंज क्या होना चाहिए, मुझे जाके स्ट्रैडल करना चाहिए कि स्ट्रैंगल करना चाहिए। तो मैं पहले एक सिंपल सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट में जो राइटर का जो एक टूल है उसके अंदर अगर आप अंदर जाओगे तो आपको वो डायरेक्टली बता देता है
कि अभी का जो बाजार का बिहेवियर है या जो भी स्टॉक का आप ट्रैक करना चाहते हो उसका जो बिहेवियर है उसके हिसाब से आपको स्ट्रैडल करना चाहिए कि स्ट्रैंगल, और अगर करना चाहिए तो कौन सा करना चाहिए, राइट। तो मैं क्विकली इसको क्लोज करूंगा। तो ये अगर आप सर्च में जा करके राइटर लिखोगे तो आपको ये टूल ऑप्शन राइटर का दिखेगा। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने अभी रिलायंस डाला है, आप जो भी स्टॉक करना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपको ये दिखा रहा है कि, और आप अपना एक्सपायरी भी चूज कर सकते हो कि मुझे 1 दिन के लिए राइटिंग करना है कि 5 दिन के लिए राइटिंग करना है। और आपको ये डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड बता रहा है कि अभी का जो सिनारियो है रिलायंस में उसके हिसाब से हमें स्ट्रैडल नहीं स्ट्रैंगल बेचना चाहिए, और उसका स्ट्राइक क्या होना चाहिए 3060 और 3040 का। अगर मैं ये करता हूँ तो इंट्राडे में मेरा पर लॉट में 1900 का प्रॉफिट हो सकता है जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है, और 665 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है अगर मेरा रेंज ब्रीच होता है। तो अगर आप देखोगे तो 600 के सामने 1900 एक काफी अच्छा 3+ हो गया। रिवॉर्ड टू रिस्क है। तो स्टॉक ऑप्शन में भी राइटिंग में बहुत पैसा बनाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अब जब इंडेक्स ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा काफी, तो रिटेल जो है वो स्टॉक ऑप्शन की तरफ भी जा सकता है। आप यहाँ राइटिंग भी कर सकते हो, और एक मैंने बाइंग का भी ट्रेड ऐड किया है। सो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, बट अभी भी बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। कॉन्सेप्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे कमेंट में मिल जाएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।